अगला भाग है, कह रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ द कैटेगरी मैनेजमेंट ऑन द अदर फंक्शन। कह रहा है कि जो कैटेगरी मैनेजमेंट होते हैं वह कुछ कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे ऊपर हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि जो कैटेगरी मैनेजमेंट होता है यह इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन यह कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं इन सभी चीज़ों से। अभी जैसे ऊपर हमने अभी तुरंत जैसे पढ़ा है कि मतलब जो क्या कहते हैं कैटेगरी मैनेजमेंट होते हैं, इनसे इंडिपेंडेंट होते हैं, इनसे स्वतंत्र होते हैं, मतलब इनसे अलग फ़ॉर्म वो होता है। तो वही कह रहा है, लेकिन इनमें कैसे ये जैसे जो मार्केटिंग कैसे इन उसको इन्फ्लुएंस करता है, मार्केटिंग के थ्रू कैसे मतलब मार्केटिंग में क्या ही इसका यूज़ है। तो मतलब सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे। मार्केटिंग कैसे इन्फ्लुएंस करता है, अकाउंटिंग फाइनेंस कैसे करता है, प्लानिंग स्ट्रेटजिक ऑपरेशन कैसे करता है, एचआरडी कैसे उसको मतलब डिपेंडेंट है, बिजनेस गोल, फाइनेंशियल गोल, कंज्यूमर गोल कैसे इससे ओरिएंटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे इससे ओरिएंटेड है, वेंडर मैनेजमेंट कैसे उससे ओरिएंटेड है, वेयर हाउसिंग कैसे है। तो ये सब चीज़ें हम एक साथ देखते हैं। कह रहा है कैटेगरी मैनेजमेंट ऑफ द आईटी। आईटी मीन्स कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय द डिसाइडिंग द डायमेंशन ऑन व्हिच द डाटा नीड टू बी द कैप्चर। कह रहा है किस डाटा को आपको कैप्चर करना है, एनालाइज करना है, फॉर द एनालाइजिंग करने के लिए कौन-कौन से डाटा को आपको मतलब ऐसे वह डाटा कैसे इन्फ्लुएंस करेगा आपके सॉफ्टवेयर में। जब आप मर्चेंडाइजिंग को एलोकेट करते हैं, उसकी प्रोसेस करते हैं, तो आप डिफरेंट प्रकार के एल्गोरिथम को जोड़, घटाना, गुणा, भाग थ्योरी को डिटरमाइन करते हैं, फार्मूला को लेकर आते हैं। तो इन सभी फार्मूला को, इन सभी चीज़ों को आप आईटी की हेल्प से बड़ी मस्त तरीके से, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कब आपको ऑटो रिप्लेसमेंट बोलो तो आप इन्फॉर्मेशन जो आपका कंप्यूटर है, आपका सॉफ्टवेयर ही वह यह बता देगा कि आपको कब उसको रिप्लेनिशमेंट करना है, मतलब कब आपको प्रोडक्ट को वापस करना है, कब प्रोडक्ट को लेना है, कब आपको ऑर्डर करना है, कब आपको ऑर्डर नहीं करना है। वह डेटा आपको बताता बताता चला जाएगा, ठीक है? अगर आप डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, कैप्चर करके रखते हैं, गैदर करके रखते हैं तो कैप्चर करते रहें, गैदर उसको करते रहें। फिर कह रहा है ऑटो रिप्लेनिशमेंट कैटेगरी। अगर आपने ऑटो रिप्लेनिशमेंट कैटेगरी में रखा है तो आपको नोटिफ़िकेशन भी प्रोवाइड करेगा कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आप इसको ऑर्डर कर लीजिए। फिर कह रहा है एल्गोरिथम such as the manner to the automatically system and the fulfillment the team that the deliver the stock to the perspective the accordingly। फिर कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको बता देगा कि मतलब आपको ये प्रोडक्ट फलाना प्रोडक्ट आपकी ख़त्म हो गई है, अब आप उसको ऑर्डर कर लीजिए। फिर कह रहा है कैटेगरी मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस द परचेज एंड द वेंडर मैनेजमेंट। कह रहा है कि जो कैटेगरी मैनेजमेंट होता है यह किससे इन्फ्लुएंस होता है, किससे प्रभावित होता है? परचेज और वेंडर से। भाई वेंडर से जब वह नेगोशिएट नहीं करेगा तो कैसे वह प्राइस कम करेगा, या फिर जब परचेज में हम लोग अच्छे प्रकार से ध्यान नहीं करेंगे किस टाइप के प्रोडक्ट को कब हमको ऑर्डर करना है, कब हमको ऑर्डर नहीं करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। परचेज़ और वेंडर मैनेजमेंट में भी कैटेगरी मैनेजमेंट का यूज़ होता है या इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। कह रहा मोस्ट बाय द डिसाइडिंग ऑन व्हिच ब्रांड टू बी द परचेज इन व्हाट द पैकेज एंड द क्वांटिटी टू बी द डिलीवर टू द रिटेल स्टोर थस इन indirectly specify the term on which the vendor are to be the selected managed for the better result। कह रहा है कि जो रिटेलर होता है या फिर कोई सा भी बिजनेसमैन होता है अपने वेंडर से अच्छा रिलेशनशिप रखता है कि जिससे वह सही रिजल्ट ला सके, सही समय पे वह प्रोडक्ट को डिलीवर करता रहे। कह रहा है कैटेगरी मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस द वेयर हाउसिंग। अब यह इन्फ्लुएंस होता है वेयर हाउसिंग के ऑपरेशन से भी। मान ले जाए कोई सा भी प्रोडक्ट जो पेरिसेबल है, जो खराब हो जाने वाले है और आपने उसको वेयर हाउसिंग में रख दिया, हाँ?
या फिर आपने वैसे कहीं खुले में रख दिया तो वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए उस टाइप के प्रोडक्ट को वेयर हाउसिंग करना, जैसे जिसको ठंडा में ज रखना है, उसको ठंडे में रखो, जिसको खुले में रखना है, उसको खुले मतलब हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको रखो। कौन कितना मतलब कौन प्रोडक्ट कब तक बिक जाना चाहिए, उसको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना वेयर हाउसिंग ऑपरेशन कहलाता है। Point to the quantity need to the bought against the warehouse, the product and the brand package has the necessity to the maintain the inventory management process to avoid the overstocking as well as understocking of the product brand and their the importance category मैनेजमेंट गोल। कह रहा है कि मान लिया आपने प्रोडक्ट को बाई कर लिया, इसके अगेंस्ट इसके विपरीत आपने उसको मैनेजमेंट आप मतलब उसका जैसे ब्रांड है या पैकेज के हिसाब से उसको आपने अच्छे प्रकार से मैनेज नहीं किया। मैनेज का मतलब क्या हुआ? अंडर स्टॉकिंग है, ओवर स्टॉकिंग है। अंडर स्टॉकिंग मतलब आपका मतलब क्या कहते हैं कम माल मँगवाए हैं या फिर वह माल है ही नहीं है। ओवर स्टॉकिंग का मतलब एक्सेस में आ गया है, ज़्यादा मात्रा में आ गया है, ठीक है? और उसको इन्वेंटरी को मेंटेन करना मतलब कि क्या कहते हैं जैसे टेम्परेचर वगैरह होता है उस चीज़ को और जो उससे से रिलेटेड नेसेसरी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को फ़ॉलो अप करना, तो ये सब होता है वेयर हाउसिंग ऑपरेशन के अंडर में, ठीक है? कह रहा है अंडर द आइटम स्टॉक्ड will need to the group as per category define the stock according to frequency and which be the deliver to the product and the replenishment of the vendor। कह रहा है आप किसी प्रोडक्ट को कितना बार मंगवाएंगे, कितना बार ऑर्डर ऑर्डर करेंगे, ये सब चीज़ें आपको इनकी इनकी मतलब इन चीज़ों को आप अपने वेयर हाउस में चले जाएँगे, आपको पता चल जाएगा। या फिर जैसे अब तो वो आ गई है, क्या कहते हैं आरएफआईडी आ गई है कि कौन-सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखा है, उसको पता चल जाता है कि वह प्रोडक्ट कितनी मात्रा में बची है। आप अपने बस आप अपने कंप्यूटर में जस्ट कुछ बटन दबाइए और आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा प्रोडक्ट कहाँ पे जैसे अभी जैसे कोई प्रोडक्ट अगर चुरा के कोई ले जा रहा है, तब भी आपको अलार्म प्रोवाइड करेगा कि हाँ, जैसे रेंज के बाहर वो होगा, जैसे तुरंत वो टी, 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 टी करने लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई चुरा के ले जा रहा है बिना बिलिंग करवाए। तो यही होता है आरएफआईडी या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से। कह रहा है कैटेगरी मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस द एसआरडी function from the point of deciding the competencies required at the various level among the personnel of the category management function। thus man इस प्रकार से decide the recruitment and the training। कह रहा अच्छा अच्छा यह ट्रेनिंग और एचआर डिपार्टमेंट से कैसे अब जैसे अगर आपका स्टाफ अच्छे प्रकार सा नहीं है, वह अच्छे तरीके से ट्रेंड नहीं है, तो प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करेगा? प्रोडक्ट कैटेगरी मैनेजमेंट हो पाएगी? तो वही कह रहा है एचआर डिपार्टमेंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि यह डिसाइड करने में कि वह मतलब कब रिक्रूट करना है, कितने लोगों की ज़रूरत है, कितना कब किसको ट्रेनिंग देना है। यह चीज़ें होती है पर्सनल या फिर एचआर डिपार्टमेंट का होता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि कैटेगरी के जाने हुए लोग, ठीक है? वो लोग मतलब कैटेगरी में एक्सपर्टाइज़ हों। फिर कह रहा है कि राइट सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी मैनेजमेंट बिकम द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। कह रहा है राइट सिलेक्शन सही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके सही जगह पे रखना यह बहुत ही ज़रूरी होता है। कह रहा है कैटेगरी मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग। अच्छा यह मार्केटिंग से कैसे इन्फ्लुएंस करता है? मार्केटिंग में इसका क्या योगदान है? बाय द स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रमोशन फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट एंड द ब्रांड बेस्ड ऑन the promotion of the various product category brand within the category on the financial and the customer satisfaction parameter। कह रहा मार्केटिंग कैसे कब आपको प्रमोशन देना है, कब आपको एडवर्टाइजमेंट निकालना है, कब आपको डिस्काउंट देना है, ये सभी चीज़ें मार्केटिंग के अंडर में आती हैं। तो वही कह रहा है कि इन ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही मदद करती हैं। ठीक है? कि क आप आपको कब प्रोडक्ट मँगवाना पड़ेगा, कब आपको प्रोडक्ट सेल्स करना है,
तो इससे बेटर रिज़ल्ट लाने के लिए हम लोग ऐसी हथकंडे को अपनाते हैं, ठीक है? अगला है कह रहा कैटेगरी मैनेजमेंट जो होता है यह फाइनेंशियल और अकाउंटिंग चीज फाइनेंशियल और अकाउंटिंग गोल को भी प्रभावित करती है। जैसे आपने जो भी बजट बजट बनाया है परचेज करने के लिए जो भी आपने बजट डिसाइड किया है उस हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक प्रॉफिटेबिलिटी होती है, अपनी एक प्रॉफिट जनरेट करने की क्षमता होती है हर प्रकार की प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है? तो क्योंकि आपकी जो स्पेस है वह लिमिटेड मात्रा में है, तो आप हर प्रकार की प्रोडक्ट को तो मँगा नहीं सकते हैं। कह रहा है इसलिए समटाइम्स बेस्ड ऑन द प्रॉफिट मार्जिन गोल कह रहा है कभी-कभी क्या होता है समटाइम्स कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग प्रॉफिट मार्जिन गोल के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट के ऑर्डर करते हैं। और कभी-कभी तो ये होता है कि हम लोग क्रेडिट पॉलिसी पे क्रेडिट माने उधार पे हम लोग माल मँगवा लेते हैं या माल को बेच देते हैं। कह रहा है अदर पेमेंट पॉलिसी लाइक द डिस्काउंट हम लोग उसको दे देते हैं। कह रहा मार्कअप जो आपने डिटरमाइन किया था, जो मार्कअप आपने किया था या फिर जो मार्कडाउन किया था कि इतना ज़्यादा हम इस प्रोडक्ट पे मतलब इस प्राइस पे हम लोग सेल करेंगे। फिर कह रहा है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग अरे यार! नो, 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 नो। हाँ, कह रहा है कैटेगरी मैनेजमेंट प्रोसेस किससे इन्फ्लुएंस होता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशन फंक्शन पे। कह रहा है स्ट्रेटेजी मीन्स कि कौन-कौन सी आप रणनीतियाँ अपना रहे हैं, कौन-कौन सी आप पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, कौन-कौन सा आप नियम लेकर आ रहे हैं, कौन-कौन से आप सेफ्टी टूल लेकर आ रहे हैं, कौन-कौन सा आप प्लान लेकर आ रहे हैं। कह रहा ऑपरेशन when the management is the review the performance of the category management process on the various financial consumer satisfaction goal deciding on the new goal based on the past performance कह रहा while the deciding on the issue वही कह रहा है कि मतलब अ, किसी भी स्ट्रेटजी को लाने से पहले उसको देख लेते हैं। कह रहा है कैटेगरी मैनेजमेंट के 8 स्टेप होते हैं। कैटेगरी मैनेजमेंट के 8 स्टेप होते हैं। 8 स्टेप होते हैं। तो कैटेगरी मैनेजमेंट के 8 स्टेप होते हैं। कौन-कौन सा पहला क्या है? डिटरमाइन द कैटेगरी। पहले आप डिटरमाइन करें उस कैटेगरी को कि आपकी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ की नीड है। किस चीज़ की कमी है, ठीक है? पहले उस चीज़ को फिर असेस करें रोल ऑफ कैटेगरी मतलब उस जैसे उस प्रोडक्ट की अब आपके बिज़नेस में उसकी क्या भूमिका है? अगर वह ना रहे तो आपको क्या होगा? अगर वह रहे तो आपकी क्या भूमिका है? और कितना ज़्यादा वह प्रॉफ़िट जनरेट करके देगा? फिर असेस द करंट परफॉर्मेंस अपने करंट चीज़ को अभी बोलो तो अपने प्रेज़ेंट चीज़ परफ़ॉर्मेंस को आप देखें कि कितना आपकी टर्नओवर है, कितना आप प्रॉफ़िट मतलब कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितना प्रोडक्ट बचा हुआ है, करंट चीज़ को देखें। फिर कह रहा है सेट द ऑब्जेक्टिव एंड द टारगेट फिर उसी हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप सेट करें अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने टारगेट को, अपने गोल को। फिर 5वां है डेवलप द स्ट्रेटजी आप अपनी जो आपने स्ट्रेटजी जो लाया था उससे रिलेटेड आप स्ट्रेटजी को डेवलप करें। फिर सेट द कैटेगरी टैक्टिस फिर आप कुछ स्पेशल जैसे हफ्ते में आप कुछ जैसे 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसके लिए टैक्टिस कुछ चीज़ें अपनाएँ। फिर कह रहा है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है रिव्यू करें मतलब रिव्यू करने के बाद में अगर आपको कुछ कमी-ज़्यास्ता दिख रहा है, तो उसमें आप सुधार करें। और 8वां नंबर है रिव्यू, रिव्यू मतलब वह समय-समय पे आप रिव्यू करते रहें, बार-बार वो फर्स्ट स्टेप देखें कि फर्स्ट स्टेप सही प्रकार से फ़ॉलो अप हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेकंड स्टेप सही हो रहा है, मतलब हर स्टेप को आप रिव्यू करें, फिर से देखते रहें। तो अब पढ़ते हैं डिफाइन द कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब क्या डिफाइन द कैटेगरी दिस इज द डिफाइन इन टर्म ऑफ द व्हाट प्रोडक्ट आर द एक्सक्लूड इंक्लूड
आइदर बी द इंटरप्टेड और द सब्स्टिट्यूट इन द मीटिंग द कस्टमर नीड। कह रहा है कि ये पहले डिफाइन करिए कि क्या प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है जिसको इंक्लूड करना है, जिसको शामिल करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, किसको किसको शामिल नहीं करना है। आइदर द इंटरप्रेट या द सब्स्टिट्यूट बिना कस्टमर नीड को सब्स्टिट्यूट के इग्नोर किए हुए या इंटरप्टेड किए उसको मतलब इंक्लूड करें, उसको एक्सक्लूड करें, उसको बाहर निकालें, उसको शामिल करें। कह रहा है द definition that ensure the product falling within the category have the common feature can be the group other aligned together। फिर कह रहा है उसके कॉमन फीचर के हिसाब से, उसके ग्रुप के हिसाब से उसको कैटेगराइज करें। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। फिर अगला है, ये डिफाइन करें कि इसकी रोल क्या है। रोल ऑफ कैटेगरी विद इन द रिटेल स्टोर। आपके रिटेल स्टोर में उस टाइप के प्रोडक्ट की, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट की क्या रोल है, क्या भूमिका है। रोल कुड बी डिफाइन निक आर द स्टेपल फिल इन दियर। कह रहा है कि जो आपका रोल है यह इस प्रकार से हो सकता है, स्टेपल के हिसाब से हो सकता है, फिलिंग्स के हिसाब से हो सकता है, निक के हिसाब से हो सकता है। मतलब स्टेपल का मतलब ये होता है कि कितना जल्दी से वह बिक जा रहा है। फीलिंग्स का मतलब ये होता है वह कस्टमर की नीड को फिल अप कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस गैप को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। देयर कुड बी द अदर रोल ऑफ द कैटेगरी। कुछ अलग रोल भी होता है कैटेगरी का, जैसे बीइंग द डेस्टिनेशन बेस। डेस्टिनेशन के बेस पे कि मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, आपको उसके हिसाब से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं कभी कभी। फिर कह रहा प्रेफर्ड के हिसाब से, किसी दूसरे ने अगर उसको प्रेफर किया है उसके हिसाब से, कन्वेनियंस के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से, ओकेजनल आर द सीजनल बाई। ओकेजनल किसी इवेंट के हिसाब से, या फिर सीजनल सीजनल जैसे दीपावली, होली, या फिर क्या कहते हैं, सीजन कह रहा है तो जैसे विंटर विंटर आ गया, प्री विंटर आ गया, मानसून हो गया, ऑटम हो गया, समर हो गया। तो इस प्रकार से मतलब जो जितने भी लोग जितने भी आते हैं उनके हिसाब से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह देते हैं। फिर कह रहा है एसेस द करंट परफॉर्मेंस। अगला है अपनी करंट परफॉर्मेंस को भी एसेस करें, करंट परफॉर्मेंस को भी देखें। कह रहा है हियर you are the need to understand the existing performance of the category, certain factor like the sales, billing value per customer, number of unit purchase per bill, फुटफॉल, कन्वर्जन रेशियो, और कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी एंड सो ऑन। कह रहा है कि कभी क्या है कि इसमें कह रहा है कि आपको यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस क्या है, अभी करंट की परफॉर्मेंस क्या है। फिर कह रहा है कि जैसे आपकी सेल्स कितना हो रहा है, आपके बिलिंग पर कस्टमर है, एक कस्टमर कितना बिलिंग कर रहा है, कितना पैसे में खरीद रहा है, नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट, हर एक बिलिंग पे कितना प्रोडक्ट बिक रहा है। फुटफॉल, फुटफॉल मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पे कुछ कमी हो रही है, कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। कन्वर्जन रेशियो मतलब कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग परचेज़ कर रहे हैं। कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो पा रहा है या नहीं जनरेट हो पा रहा है, इन चीज़ों को भी देखें। सेट ऑब्जेक्टिव एंड द टारगेट फॉर द कस्टम कैटेगरी। फिर कह रहा है इसके हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव को सेट करें और फिर टारगेट को भी सेट करें। बिजनेस के, अपने बिजनेस के हिसाब से बोलो तो अपने इसके नीड और परफॉर्मेंस के हिसाब से कि कितना ना बिलिंग वैल्यू मतलब कितना लोग बिल जनरेट करवा रहे हैं, हर एक बिल पे कितना ना यूनिट हो रहा है, कन्वर्जन रेशियो क्या है, फुटफॉल कहीं पे हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब इस कितना ज़्यादा सेल्स हो रहा है, प्रॉफिट जनरेशन कितना हो रहा है, उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव सेट करें, टारगेट सेट करें कि इतना इतना दिन में अगर इतना सेल्स हुआ है तो इतने दिन में इतना सेल्स करना है हमको।
ये चीज़ें हम लोग अपनाएँगे। फिर कह रहा है वंस यू हैव द इन्फॉर्मेशन ऑन द करंट परफॉर्मेंस द नेक्स्ट स्टेप टू डिटरमाइन द टारगेट फॉर द कमिंग कमिंग सीजन और द पीरियड अगेंस्ट द डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर मेंशन इन द पॉइंट नंबर 3। कह रहा है कि जैसे पॉइंट नंबर 3 जो है कि जब हम लोग एसेस कर लेते हैं अपने परफॉर्मेंस को हम लोग देख लेते हैं कि कितना सेल्स हो रहा है, कितना बिलिंग जनरेट कर रहे हैं, हर एक बिल पे कितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कहीं पे अपने अपने आप कमी को भी देख रहे हैं, कन्वर्जन रेशियो को भी देख रहे हैं, प्रॉफिट कैटेगरी को भी देख रहे हैं। हुँ? तो इन चीज़ों को देखते हुए कि अगले सीज़न में, अगले पॉइंट में, अगले नेक्स्ट टाइम में हम लोग या फिर आने वाले समय में हम लोग क्या कौन-सी चीज़ों को करेंगे। ऐसे इस प्रकार से हम लोग अपना टारगेट सेट करते हैं, मतलब और अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, अपना गोल सेट करते हैं। फिर कह रहा है डेवलप द स्ट्रेटजी उसके हिसाब से हम लोग डेवलप करते हैं अपने स्ट्रेटजी को, ठीक है? हाँ, हो गया। ना, 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 ज़्यादा हो गया। डेवलप द ओवरऑल स्ट्रेटजी। डेवलप द ओवरऑल स्ट्रेटजी का मतलब क्या हो गया? कह रहा है इट इज़ नॉट इनफ जस्ट टू डिसाइड द टारगेट बट द मस्ट आइडेंटिफाई व्हाट द स्ट्रेटजी एक्शन शैल बी द प्लान इन ऑर्डर टू अचीव द कह रहा है कि यह केवल यह कह देना, यह सेट कर देना कि मतलब आप इतना सेल्स जनरेट करेंगे, इतना आप मतलब ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इस चीज़ को उनको मतलब साइड में रखो, उन चीज़ों को करना है तो कैसे उस चीज़ों को करना है? कौन-कौन सी चीज़ों को, कौन-कौन सा एक्शन आप लेंगे, कौन-कौन सी स्ट्रेटजी को अपना करके आप उस टारगेट को, उस मतलब उस गोल को, उस स्पेसिफिकेशन को आप अचीव करेंगे, उसको कहते हैं स्ट्रेटजी। आप कह रहा है फिर ये अगला चीज़ होता है डेवलप द स्पेसिफिक टैक्टिक्स। स्पेसिफिक टैक्टिक्स का मतलब ये होता है कि कुछ स्पेशल टाइप का उसको मतलब टैक्टिस मिली रास्ता भी अपनाओ जैसे हफ्ता हफ्ता में 1-2 दिन एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो। इसमें यही कह रहा स्ट्रेटजी नीड टू द इम्प्लीमेंट बाय द अडॉप्टिंग वेरियस टैक्टिस लाइक द शॉर्ट टर्म इन द नेचर। शॉर्ट टर्म इन नेचर मतलब शॉर्ट टर्म जैसे हफ्ता भर वाला टू अचीव द हाई फुटफॉल would be the strategy to increase the sales. But to the achieve this, we may adapt to the tactics for the implement the significant try certain days week of the selected item। कह रहा है कुछ आइटम सिलेक्टेड आइटम्स है कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर देते हैं एक वीक के अंदर में, ठीक है? फिर कह रहा है इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करना तो भाई ज़रूरी है ना? तो इम्प्लीमेंट मतलब जैसे कहीं भी अगर आपको फुटफॉल आ रहा है या फिर कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि कमी हो रही है या फिर उन चीज़ों को आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं सुधार करने की ज़रूरत है। कह रहा है अनलेस एक्ट एक्ट अपॉन आवर द प्लान यू आर नॉट द एबल टू जज द परफॉर्मेंस हेंस यू मे द ड्रा अपॉन द एक्शन कैलेंडर इन्फ्लुएंस द milestone for the achieving the result on the different parameter and the taking the suitable step। कह रहा है कभी-कभी क्या होता है जो आपने प्लान सेट किया, जो आपने स्ट्रेटजी अपनाई, उसको आप ऐसा जज कर रहे हैं, ऐसा अनुभव ऐसा ऐसा आपको फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं वह फ़ेल हो रही है ना? तो जैसे जब कुछ माइलस्टोन आपको क्रिएट हो जाता है, जैसे कुछ दिन आपको बीत जाता है, तो फिर से आपको अनुभव हो जाता है कि वो स्ट्रेटजी सही काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही। अगर वह स्ट्रेटजी जो आपने अपनाया है अभी हाल ही में, जो हफ्ता भर में या फिर 1 महीने में जो आपने अपनाया है, अगर उसमें कुछ कमी आ रही है कि हाँ, वो उस तरह नहीं चल रहा है जैसे आपने सोचा था, तो उसमें आपको ज़रूरत है कि कुछ नया चीज़ आपको ऐड ऑन करने की। नया चीज़ उसमें नए तरीके से आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है। कह रहा टू अंडरस्टैंड द रिव्यू ऑफ द अबव स्टेप। कह रहा आप सभी स्टेप को रिव्यू भी करने जैसे आपने सब कुछ कर लिया कि सबसे पहले आपने कैटेगरी को डिफाइन किया, फिर ये पता लगाएँ कि मतलब उससे उस कैटेगरी की आपके बिज़नेस में क्या भूमिका है। फिर आपने करंट परफॉर्मेंस को मतलब आपने अनुभव किया, फिर अगले टर्म में स्ट्रेटजी को लाए, स्ट्रेटजी के बाद में आपने टैक्टिक्स अपनाए,
प्रैक्टिस के बाद में उसको आपने इम्प्लीमेंट भी किया, सुधार भी किया। तो ये सभी चीज़ें आपस में चल रही हैं सही तरीके से कि नहीं चल रहे हैं, इसको आप बार-बार रिव्यू करते रहें। ठीक है? न न न न न नीड एंड द बेनिफिट ऑफ द कैटेगरी मैनेजमेंट। कह रहा है क्या नीड है, क्या ज़रूरत है कैटेगरी मैनेजमेंट की। कह रहा है कैटेगरी मैनेजमेंट इज़ द सेंट्रल फोकस ऑफ एनी बिज़नेस ऑफ द एनी स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द रिटेल स्टोर। Many retail organization after have the fund up there the business and the financial objective must get into the nitty-gritty of the merchandise purchase plan lead to merchandise assortment planning and the into the category word of planning। कह रहा है कभी कभी क्या होता है, निटी ग्रिटी क्या होता है यार, उसमें देखे थे तो एक निर्खरा ऐसे कुछ करके आ रहा था। नहीं नहीं इसमें नहीं। नो 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 NITTY निटी-ग्रिटी मीनिंग बुनियादी तथ्य ना ना कुछ दूसरा था। हाँ बारीकियाँ कि बहुत बारीकी से देखा जाता है। ओए होए होए। ना 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 ना। तेरा ओपन हो जा भाई। हाँ, तो निटी-ग्रिटी मीन्स कि मतलब उनके बारीकियों को हम बड़े ही आराम से हम लोग देखते हैं कि उसकी परचेज़ प्लान क्या है, मर्चेंडाइज़ असॉर्टमेंट प्लानिंग क्या है, या फिर अदर कैटेगरी के वह कैसे प्लान करता है। फिर कह रहा है थ्रू द मर्चेंडाइज़ असॉर्टमेंट प्लान रिटेलर मस्ट द मैनेजर डिसाइड टू हाउ मच टू द बाय व्हाट कैटेगरी, कि किस कैटेगरी को कितनी मात्रा में, उसका एसेंस क्या है, उसका महत्व क्या है कि हम लोग उस चीज़ को खरीदें। इन द सम द रिटेलर कैटेगरी मैनेजमेंट एंड द यूज टू बी द referred as the merchandise management, which can be the deciphered from the definition। merchandise management is the process। कह रहे जो मर्चेंडाइज मैनेजमेंट होता है यह एक प्रोसेस होता है, जैसे जो हम लोग जो यूनिट सेकंड में हम लोग पढ़े थे। कह रहे retailer attempt to the right quantity of the right merchandise in the right place at the right time to the meeting the customer फाइनेंशियल गोल। कि कस्टमर की मतलब कंपनी की फाइनेंशियल गोल को मीट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हम लोग सही मर्चेंडाइज को बाई करते हैं, सही क्वांटिटी में मर्चेंडाइज को बाई करते हैं, सही प्लेस पे मर्चेंडाइज को रखते हैं, सही समय पे मर्चेंडाइज को ऑर्डर करते हैं और डिलीवर करते हैं, रखते हैं उसको। फिर कह रहा है कि एट एनी रैंडम पर्सन में एज्यूम दैट द it is quite easy to decide the product category to buy and in what the quantity, but this task of the category buying is not all the easy as it the seem to the because of the complexities in the nature of the activity and the deeper level of the product category poses a great challenge in front of the merchandiser। Now the visualize the buying for the women clothing retail store। फिर कह रहा है retail store are the normally constrained by the amount of money available for the merchandise and the space in the store। कह रहा है and they must decide whether to the carry a large variety of the different kind of clothing
एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि ड्रेस ब्लाउज़ वही कह रहा है कि जैसे एक ही कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। फिर उसमें औरत का नाम ले लिया है, तो औरत में भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो गंदे-गंदे प्रोडक्ट का नाम उसमें दे दिया है। कह रहा है बी कैन सम एक कैन सम इम्पोर्टेंट बेनिफिट ऑफ द फॉलो मतलब गंदे-गंदे नहीं उसमें नाम ले लिया जैसे ब्लाउज का ले लिया है मतलब साया, साड़ी यही सब मतलब जैसे तमाम होता नहीं लेडीज़ों का प्रोडक्ट तो वही है। तो कह रहे हैं उनसे वी कैन सम अप ऑफ द इम्पोर्टेंट बेनिफिट कह रहा है आओ हम लोग कुछ देख लेते हैं कि इसका मतलब बेनिफिट क्या है, इसेंस क्या है, महत्व क्या है। कह रहा है कैटेगरी मैनेजमेंट हेल्प द रिटेलर नॉट ओनली इन द फाइनलाइज द फाइनेंशियल इन द मर्चेंडाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ द retailer for the particular merchandise category but also the reaching the goal the intelligence monitoring and the control category कह रहा है कि यह केवल और केवल यह डिसाइड नहीं करता है कि आपके मर्चेंडाइज की ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, बल्कि इसकी मदद से आप अपने कैटेगरी को कंट्रोल में करते हैं, मॉनिटर उसको करते रहते हैं, मॉनिटरिंग इंटेलिजेंस आप में डेवलप होती रहती है। कह रहा बाई having a category manager to manage the category we can fix the ownership of the category thereby the making one person responsible for the failure or the success of the category अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर कैटेगरी मैनेजर के नाम से एक पद अलॉट किया है तो वह इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि काहे भैया आपकी उस टाइप की कैटेगरी नहीं परचेज हो रही है या फिर सेल्स क्यों नहीं हो रही है वह उसकी सक्सेस के लिए भी जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें फेल्योर के लिए भी जिम्मेदार वही होता है। क्यों? क्योंकि स्पेशली उसी के लिए ही उसको असाइन किया गया है। कह रहा है अनदर रीजन ऑफ द यूजिंग द कैटेगरी मैनेजमेंट टू द मैक्सिमाइज द प्रॉफिट कह रहा है दूसरा रीजन ये होता है कि मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना होता है। कह रहा है एग्जाम्पल के लिए ब्रेकफास्ट सीरियल case of the different vendor like the Nestle, Kilogate, J&J, local brand and so on. कह रहा है जैसे आपको ब्रेकफास्ट करना है सीरियल मीन्स फूड अनाज कह रहा है जैसे आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे नेस्ले की एक प्रोडक्ट नेस्ले की जैसे कैडबरी आती है और ब्रेड आता है मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो नेस्ले की आप ले रहे हैं या फिर केलॉग्स के ले रहे हैं J&J के ले रहे हैं लोकल ब्रांड ले रहे हैं लोकल ब्रांड तो मतलब ठीक है किसी भी आप चीज़ों को आप ले सकते हैं फिर कह रहा है नाउ द कैटेगरी मैनेजर कैन नॉट द परचेज ऑफ द डिफरेंट वेराइटी ऑफ द सीरियल विद द डिफरेंट सप्लायर नॉर कैन बी द कीप द डिफरेंट अवेलेबल ऑफ द पैकेज इन द डिफरेंट साइज कह रहा है इस प्रकार से जो एक कैटेगरी मैनेजर क्या होता है हर एक जैसे हर एक प्रकार का प्रोडक्ट हर एक मतलब जैसे एक ही टाइप का जैसे चीज चीज जो जैसे हर एक जब बार बार वो हर वेंडर को ही चेंज करता रहेगा है ना तो मतलब वो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा और क्या कहने का मतलब ये होता है कि अगला है मैनेजर विल हैव टू अमंग द डिफरेंट ब्रांड choices and decide to the variety Kira, the introduction of the category management process impose the condition that all the action undertaken such as the new promotion, new product, new BAM, planogram, introduction of the point of sale advertise कह रहा है कि अगर आपको मतलब इंट्रोड्यूस करना है वो आपको मतलब क्या कहते हैं अच्छे प्रकार से अगर आपको बेचना है अच्छे प्रकार से आपको समझना है अंडरटेकिंग करना है एक्शन को अपने लेना है तो आप नए-नए प्रमोशन लेते आइए, नए-नए प्रोडक्ट को अपने कंपनी में रखिए, न्यू वैम्प्ड प्लानोग्राम लेकर आइए, बोले तो आप एक प्लानोग्राम पहले से तैयार कर दे रहे हैं कि इसकी प्राइस इतनी है, उसकी प्राइस उतनी है।
कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल एडवर्टाइजिंग। कह रहा है कि अ, जहाँ जब आप प्रोडक्ट को उसको डिलीवर कर रहे हैं या फिर उसको प्रोडक्ट को दे रहे हैं, तो उस समय ही उसको उस प्रोडक्ट के बारे में बताएँ। कह रहा दिए is a realization that the only a finite amount of the profit can be the made from the price negotiation, thereby the कह रहा है कि जब आप वेंडर से नेगोशिएट कर रहे होते हैं, तो वहाँ से उसकी ज़रा सी प्राइस अगर उसकी कम हो जाती है, तो आप में ज़्यादा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। कह रहा है कैटेगरी मैनेजमेंट entails that the retailer should the collaborate with the supplier so that the supplier expertise about the market and could be the draw upon the consideration amount of the workload। अगर आप पे कितना वर्कलोड है, अब आपको कितना चीज़ें कोलाबरेट करना है, किस चीज़ को आपको मतलब लेके चलना है, इन चीज़ों को मतलब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर अगला अगर है हु द बेनिफिट फ्रॉम द कैटेगरी मैनेजमेंट। कैटेगरी मैनेजमेंट से किसको किसको लाभ होता है, तो कैटेगरी मैनेजमेंट से किसको किसको लाभ होता है, जो एक रिटेलर होता है उसको, रिटेल चेन होता है उसको, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको, इंडिविजुअल शॉपर्स होता है उसको। एज इन द अर्लियर डिसाइड द ऑप्टिमम लेवल ऑफ द असॉर्टमेंट। अगर आप अच्छे प्रकार से असॉर्टमेंट करते हैं ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी के, तो ओवरऑल स्टॉक आपकी मैनेज रहती है, जिससे आपकी सेल्स ट्रेंडिंग में चलती बढ़ सकती है और आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। फिर कह रहा है जो आपकी ऑपरेशन कॉस्ट है वह लोअर हो जाएगी। फिर कह रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस रिटेलर वेंडर एंड द मैन्युफैक्चरर आल्सो रिसीव लॉट ऑफ द बेनिफिट एडवांटेज। इस पे इस इफेक्टिव कैटेगरी मैनेजमेंट हेल्प the manufacturer in taking the decision maintain the production and the better utilization of the available resources की। फिर कह रहा है अगर इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो मतलब बेटर यूटिलाइजेशन आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको आप अच्छे प्रकार से यूटिलाइज भी कर पाएंगे। ना बहुत ज़्यादा एक्सेस में है तो ख़राब भी नहीं होगा, ना बहुत अगर बहुत ज़्यादा कम मात्रा में है तो जल्दी से स्टॉक आउट हो जाएगा। तो ना तो बहुत ज़्यादा कम है ना तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, तो इस प्रकार से अच्छा है। कह रहा but the most important entity benefit from the category management is the consumer। It is the consumer who the finally benefit who the finally benefit can get the right price at the right place at the get the right time। कह रहा है जो इसमें से जो कस्टमर नाम का एक शब्द है, तो यह हमेशा यह चाहता है कि वह राइट प्लेस पे होता, राइट प्राइस पे रहना चाहिए, राइट टाइम पे उसको मिल जाना चाहिए, नहीं तो वह दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की खिड़की को मतलब ओपन करेगा। कह रहा है कि ए बेटर बेटर कैटेगरी मैनेजमेंट फैसिलिटी द मैन्युफैक्चरर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फैक्टर। कह रहा है जो मैन्युफैक्चरर होता है जब वह अपने कैटेगरी को मैनेज करता है तो उसकी जो ऑपरेशन कास्ट है, जो उसके बनाने में जितने भी एक्शन ले रहा है उसमें उसकी कॉस्टिंग कम आती है, ठीक है, उसकी लागत कम आती है। तो जब लागत कम आएगी तो प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, लॉसेज कम होगी, लॉजिस्टिक इफेक्टिव तरीके से हो पाएगी। फिर कह रहा है यू कैन लुक द मेजर कंपोनेंट ऑफ द म्यूचुअल बेनिफिट ड्यू द कैटेगरी बेनिफिट में स्टडी द एट द लुक ऑफ द मेजर कंपोनेंट एट द टेक्स केसेज। कह रहा है कि नीचे देख लो भैया, एक ग्राफ है, यह कैसे कैसे उसको मतलब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट जैसे परफॉर्मेंस को मेजर करके रखता है, ट्रेडिंग पार्टनरशिप रिलेशनशिप को मैनेज करके रखता है, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को बताता है, आईटी को कैसे मतलब मैनेज करता है। फिर कह रहा है एबव फिगर में यह बताया गया है कि जो की स्ट्रेटजी या फिर सेल्स प्रोसेस which the intern of the retail company in the long term strategy or the company in any category management the process तय करा फिर कह रहा है जैसे कि लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म को आपको अचीव करना है तो कैसे कैसे वो चीज़ें हम लोगों को ज़रूरी होती है, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कह रहा है फिर कुछ पॉइंट है, तीन चार पॉइंट है, उस चीज़ को समझ लेते हैं। फिर कह रहा था प्रोसेस ऑफ द कैटेगरी मैनेजमेंट डिटरमाइन द रिक्वायर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंपनी इन द टर्म ऑफ द पर्सनल स्ट्रेंथ एंड द कम्पिटिसी।
कह रहा है कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कितना ज़्यादा आपकी आपकी स्ट्रेंथ है, इन तीनों चीज़ को मतलब डिटरमाइन करना रिक्वायर्ड ऑफ द जितनी आपकी ऑर्गनाइजेशन की कैपेबिलिटी के हिसाब से ही क्या कहलाता है? कैटेगरी मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है? कह रहा है इट डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट द पैरामीटर सेट बाय द इन आईटी। कह रहा है यह आईटी से प्राप्त आईटी मीन्स जो आपने डाटा कलेक्ट किया था, जो आपको बता रहा है कि आपको कब ऑर्डर करना है, कौन-सा अंडर स्टॉक में है, कौन-सा ज़्यादा स्टॉक में है। मतलब ये जो बता रहा है इन्फॉर्मेशन, इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर फिर कह रहा कैटेगरी मैनेजमेंट आल्सो डिटरमाइन द काइंड ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर रिक्वायर्ड। कह रहा है जो आपके ट्रेडिंग पार्टनर है, जो आपके व्यापार में जितने लोग पार्टनर हैं, उनको भी सही डाटा आप दे सकते हैं, कितना सेल्स हो चुका है, इस प्रकार से सेल्स हो रही है, ऐसे-ऐसे ये प्रोडक्ट मेरे पास अभी अवेलेबल है, उसको भी मतलब जैसे सैटिस्फाइड रहेगा और क्या। इट सेट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ द व्हिच द कैटेगरी मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस टू द नीड द मॉनिटर। कह रहा है हाउ इज द कैटेगरी मैनेज यूज्ड। कह रहा है कि कैटेगरी कैसे इसको मैनेज करते हैं। फिर कह रहा है एज द डिस्कस अर्लियर स्ट्रेटजी मैनेजमेंट यूज द मोस्ट इन द सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ द वेंडर एंड द कंपटीटर ऑफ द सेम सेल्फ स्पेस and the category management need to the determine how much quantity of the each brand and the special size variety each price type of the maintain in the store मोर करेक्टली एंड लिमिटेड स्पेस। कह रहा है कैसे आपका जो लिमिटेड स्पेस में है उसमें बहुत ज़्यादा कैसे कितने करेक्टली मतलब कितने अच्छे तरीके से कितने सही प्रकार से आप प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करते हैं, प्रोडक्ट को साइज कितने प्रोडक्ट साइज मंगवाते हैं, राइट क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं, राइट प्राइस को सेट करते हैं, हर एक वेराइटी को किस प्रकार से आपने सजाया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इन चीज़ों को मतलब देखना बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कैटेगरी मैनेजमेंट के अंडर में इन चीज़ों को डिस्कस ऊपर कर लिया गया है। कह रहा है फिर कह रहा है बिसाइड माने इसके अलावा भी इट इज द यूजफुल फॉर द डिसाइडिंग मार्जिन स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी एंड द प्राइस सेगमेंट बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी गोल ऑफ रिटेलर। कह रहा रिटेलर जो भी ग्रो गोल अचीव करना चाह रहा है, उन चीज़ों को वह कैसे अपने मार्जिन को अचीव कर पा रहा है, इस चीज़ों को भी डिसाइड कर सकते हैं आप। कह रहे कैटेगरी मैनेजमेंट इज आल्सो डिसाइड द परफॉर्मेंस स्कीम performance scheme during the different time of the year determine and the advertising the फिर हो गया हो तो फिर कह रहा वेयर एंड द व्हेन इट इज यूज। कह रहा कहाँ पे हम लोग कैटेगरी मैनेजमेंट का यूज करते हैं और कब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो कह रहा कि एज मेंशन अर्लियर सेक्शन, जैसे कि हम लोग अर्लियर सेक्शन में पहले ही सेक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में इसका प्रयोग करते हैं, जिससे हम स्पेस को अच्छे प्रकार से मैनेज करते हैं, मनी, मैन पावर को हम अच्छे प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? फिर कह रहा है वन थिंग अबाउट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अबाउट द डिलेम्मा एज द फॉलो। कह रहा मैथमेटिकल अगर रिप्रेजेंटेशन इसका देखा जाए तो ये देखो नीचे लिखा है। कह रहा कि यम 1 यक्स 1 प्लस यम 2 प्लस यम 3 यक्स 3। अच्छा, ये यम 1 और यक्स 1 का मतलब क्या है? यम 1 का मतलब है कि मतलब कितना मार्जिन है, यक्स 1 का मतलब है कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है? कितने मात्रा में है और कितनी प्राइस है। मान लिया जाए एक प्रोडक्ट की मार्जिन है ₹10 और क्वांटिटी 5 प्रोडक्ट हैं, तो 5 गुणे 10 यानी कि 50 हो गया। फिर दूसरे प्रोडक्ट की मार्जिन कितना हो गया, ₹5 मान लिया जाए और नंबर ऑफ प्रोडक्ट मान लीजिए कि उसमें 7 प्रोडक्ट है तो 7 पचे 35। तो दोनों का जब जोड़ेंगे आप तो 35 और 50 85 हो गया। फिर कह रहा है तीसरे प्रोडक्ट की प्राइस मान लीजिए ₹5 है और मार्जिन प्राइस ₹5, मुनाफ़ा वाला प्राइस ₹5 है और उसकी क्वांटिटी मान लीजिए 2 है, ठीक है? तो 5 दूना 10 हो गया, यानी कि 85 10 95, यानी टोटल आपको कितना कितना मिलेगा, ₹95 टोटल आएगा।
फिर कह रहा है ये तो एम की बता रहा है, फिर कह रहा है x1, x2, x3 मतलब कि हर प्रोडक्ट की कितनी मात्रा में जैसे वो कितना 5 ठू में 10-10 का था तो 5 कैटेगरी हो गया। एक था 7 था मतलब 7 था जिसमें मार्जिन ₹5 था और एक में 2 था, है ना? तो 2 7 2 9 9 और 9 5 17 टोटल। हाँ, 17 प्रोडक्ट हैं आपके पास। फिर कह रहा है S1 X1 S2 X2 फिर ये बता रहा है प्राइस को आपको बता रहा है कि आपकी प्राइस कितना पड़ रहा है ना? ना स्पेस हाँ हाँ कह रहा है X1 यानी कि X1 को कितनी क्वांटिटी में हम लोग लिए थे 5 प्रोडक्ट को S1 स्पेस पे रखें। S1 माने जैसे 5 गुणे 10 मान लीजिए कि इसकी हाइट और विड्थ पे इतने स्पेस में आप 5 प्रोडक्ट को रखते हैं। फिर अगला था 7 प्रोडक्ट को S2 स्पेस में रखते हैं। 2 प्रोडक्ट को S3 स्पेस में रखते हैं। तो इन चीज़ों इस प्रकार से उसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है? और P1 P2 P3 क्या है? ये प्राइस है। तो फिर यही है, सब कुछ इसी में बताया है और कुछ नहीं है इसमें।